मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जहां में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता। नमस्कार साथियों, मैं अशोक चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कल बात करी थी, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम रोजाना इसी समय यूट्यूब के माध्यम से करेंगे। व्याख्यात्मक अध्ययन भी करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ साथ कुछ नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। जो वर्तमान में परीक्षा पैटर्न थोड़ा बदला है, ये बदलता रहा है, आज की बात नहीं, हर 4-5 साल में परीक्षा पैटर्न बदलता रहा है, लेकिन धीरे धीरे बदलता है तो अचानक बदलता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। आइए आज भी हम कुछ ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो पिछले कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आने के चांसेस भी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके लिखा हुआ है मेला और दूसरी तरफ लिखे हुए स्थान। देखिए बेणेश्वर मेला, खाटू श्याम जी मेला, डिग्गी कल्याण जी मेला और करणी माता मेला, और नीचे आपको दिए गए कूट। कमेंट करके बताना है कि कौन सा उत्तर इसका सही रहने वाला है। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करके आ जाइए प्यारे साथियों। बढ़िया तरीके से अपन क्लास यूट्यूब की दुनिया से बेहतरीन तरीके के प्रश्न करते हुए आगे चलेंगे। तो आ जाइए जितने भी साथी जुड़े हैं सभी। जी ऑप्शन डी बता रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नाम राम। ओके, देखिए इधर ऑप्शन डी कुछ साथी बता रहे हैं, लेकिन पहले एक बार सुमेलित करते हैं। बेणेश्वर मेला आपके डूंगरपुर, जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद खाटू श्याम जी मेला आ रहा है, ये अरे भाई खाटू श्याम जी मेला कौन बोल सकता है, सिक्कर। खाटू श्याम जी मेला कहाँ हो जाएगा आपके, सिक्कर। फिर डिग्गी कल्याण जी का, अरे बाजे से नौबत बाजा मारा डिग्गी पुरी रा राजा। और करणी माता का मेला तो कहाँ लगता है, तो करणी माता का मेला लगता है आपके बीकानेर, मतलब कि देशनोक। तो उत्तर क्या होगा, देखिए 3-1-4-2 बिल्कुल वेरी गुड। जिन प्यारे साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया था, ध्यान देना, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए दिया था वो उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया था वो डी उत्तर सही है आपके। ए के अंदर 3, बी के अंदर 1, सी के अंदर 4 और डी के अंदर 2, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, यदि थोड़ी सी अपन बात करें इनकी थोड़ी विस्तार से जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है, तो प्यारे साथियों बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला आज ही भरा है, जाना है तो जाओ आज। अरे माघ पूर्णिमा आज ही है शायद, याद करो। और ये माघ पूर्णिमा को भरता, कब भरता है, माघ पूर्णिमा को। खाटू श्याम जी का मेला देखो, वैसे तो ये भरता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, जिसको आंवला एकादशी भी कहते हैं, लेकिन वर्तमान में इतने लोकप्रिय देवता बने हैं खाटू श्याम जी कि इनकी तो हर एकादशी को ही क्या लगता है, आपके मेला लगता है। फिर डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी का मेला मित्रों साल में 3 बार भरता है। कितनी बार भरता है, साल में 3 बार भरता है आपकी डिग्गी कल्याण जी का मेला। कब कब भरता है, आइए। एक तो भरता है देखो डिग्गी कल्याण जी का मेला, वो भरता वैशाख की पूर्णिमा को। कब भरता आपके, वैशाख की पूर्णिमा को। एक डिग्गी कल्याण जी का मेला भरता है आपके सावन की अमावस्या को। ओके, कब भरेगा, तो सावन की अमावस्या को। और एक डिग्गी कल्याण जी का मेला भरता है, वो भरता है भाद्रपद शुक्ल 11 को। तो साल में 3 बार भरता है। और करणी माता का मेला कब भरता है, तो देखिए ज्यादातर देवियों के मेले नवरात्र में भरते। कब भरते हैं, तो नवरात्र के अंदर करणी माता का मेला भरता है। अब ध्यान दे, बेणेश्वर मेला, तो बेणेश्वर मेला आपके डूंगरपुर में कहां पर है, तो नवा टापरा। कहां पर है, नवा टापरा गांव, यहां पर आपके बेणेश्वर मेला भरता है। यदि खाटू श्याम जी सिक्कर की बात करें तो रिंगस, रिंगस सिक्कर है आपकी। यदि बात करें करणी माता बीकानेर में, तो ये भरता है आपके देशनोक में। बोलो कहां पर भरता है, तो ये देशनोक में भरता है आपकी। और डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक, डिग्गी जगह का नाम है, डिग्गी मालपुरा टोंक। तो देखिए पूरा व्याख्यात्मक अध्ययन के साथ आपका बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो गई है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महान व्यक्तित्व मतलब कि देवताओं के नाम है, एक तरफ इनसे संबंधित स्थान है, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और पाबू जी। उडू काश्मीर, कोल्लू, खरनाल, ददेरवा। बताओ फटाफट से कमेंट करके क्या उत्तर रहने वाला है इसका। जितने भी प्यारे साथी जुड़े सेशन को शेयर कर दीजिए। आवाज धीरे आ रही नहीं भाई, आवाज बाकी बताओ भाई, बाकी वाले साथियों ठीक आ रही है क्या? लो आवाज को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। आ रही है सही आवाज? आ रही है ना? तो देखिए जरा क्या उत्तर दिया आपने। सी उत्तर आ रहा है मुकेश चौधरी का, जी चौधरी, ज्योति राठौड़, मनीषा जी, ओके, आरंभी। अब सही है सर, वेरी गुड। हाँ तो ऐसे बता दिया करो। अरे सी 1 में 4, अरे गोगा जी, जी हाँ गोगा जी, ददरेवा, अरे तेजा जी महाराज खरनाल, खरनाल यार चौधरी लीलन सजगी जी, गाना सुना होगा। तेजा जी सॉरी रामदेव जी उड़ू काश्मीर और पाबू जी कोलूमंड। तो क्या उत्तर होगा इसका? 4 3 1 2, 4 3 1 2, वेरी गुड। जिन्होंने भी मित्रों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 4 3 2 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रश्न था भाई, ध्यान रखना। देखो एक प्रश्न में हमसे चर्चित देवताओं के क्वेश्चन क्लियर करवा रहा है वो 4 3 1 2। ओके नेक्स्ट उत्तर सारे मिलके दिया करो। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? धन्ना, हरिदास, दादू दयाल और पीपा। ये तो प्रश्न पूछा है अभी परीक्षा में कि किसे राजस्थान का कबीर कहते हैं। इसके साथ में एक और प्रश्न आपको दे रहा हूं, उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि इसको राजस्थान का कबीर कहा किसने है। इस संत को राजस्थान का कबीर किसने कहा है? बताइए फटाफट से, जल्दी से उत्तर दे सभी मित्र। ओके दिनेश जी, ज्योति जी का सी आया। आदित्य है जो आपके दादू बता रहे हैं। कौशल्या बाड़मेर से सी, कौशल्या क्या बड़बड़ है क्या? ओके जी चौधरी, जी यानी घेवरी चौधरी, ओके। मुकेश चौधरी सी, नीलू राय आर्या सी। उत्तर तुम सब लोग दिया करो ताकि पता चले कि हमारी तैयारी कहाँ तक। दूसरों के उत्तर के भरोसे मत रहो, अपने सब विवेक से जो आपको उत्तर आता ना वही दो। गलती होगी तो सुधार होगा, ठीक है ना। बाकी तो अपने से दूसरों को उत्तर दे के लगातार अपनी बात नहीं पकड़ पाएंगे। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। अरे दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये भी था कि इसको राजस्थान का कबीर कहा किसने है। जी हाँ देखिए, मैं जब तक एक बार आप उत्तर दो मैं 2-3 बातें दादू दयाल की बता दूं मित्रों। देखिए दादू दयाल का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1544 ईस्वी में। और कहां पर हुआ? अहमदाबाद, सुंदर वीरा के वहां पर, है ना, दया भाभी के गांव अहमदाबाद। अब ये मत कहना गुरुजी अहमदाबाद कहाँ है। इन्होंने ध्यान रखना, दादू दयाल की बात कर लेना, आपको पूछ ले कि दादू दयाल ने अपने जीवन के प्रथम उपदेश कब दिए थे। तो इन्होंने अपने जीवन के प्रथम उपदेश दिए थे मित्रों 1568 में। और वो दिए थे कहां पर? तो वो दिए थे सांबर में। कहां दिए थे? सांबर में। ध्यान देना, आपसे पूछ ले कि ये जो दादू दयाल है इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय कब स्थापित किया। दादूपंथी संप्रदाय, तो इन्होंने क्या करा था, अपने नाम पर एक संप्रदाय चलाया दादूपंथी संप्रदाय, जिसकी स्थापना इन्होंने 1574 ईस्वी में करी थी। कब करी थी? 1574 ईस्वी में इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना करी थी। यदि मैं एक और बात बोलूं आपके सामने तो इस बात का ध्यान रखना
दादू दयाल जी ने प्रमुख पीठ की स्थापना और अकबर से मुलाकात करने वाले संत माने जाते हैं। तो इन्होंने अकबर से मुलाकात की। कई बार पूछा जाता है किस संत ने अकबर से मुलाकात की थी, तो अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी मित्रों, ध्यान देना, 1585 ईस्वी में। कब की थी? 1585 ईस्वी में। और ये कहाँ पर की थी? तो अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से मुलाकात करी थी, वो यूपी में है। और इस मुलाकात के अंदर जो मध्यस्थता करवाई थी वो करवाने वाले हैं भगवंत दास। कौन हो जाएंगे? तो मध्यस्थता करवाई थी आपकी भगवंत दास ने। जी हाँ, भगवंत दास ने मध्यस्थता करवाई थी। यदि आपसे पूछ ले क्लास से चले पर आवाज धीरा है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो कहीं वो तो उसकी तो रचना अलग है भाई, उसने कहा था, ध्यान देना। और इसकी यदि बात करें अपन तो एक और चीज ध्यान रखना, दादू दयाल की मृत्यु आपसे पूछी जा सकती है। तो दादू दयाल की जो मृत्यु हुई है वो 1603 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1603 ईस्वी में। ध्यान देना, अच्छी चल रही है। देखो भाई, एक अच्छा कह रहा है, गलत कह रहा है, तो थोड़ी सी कमी आते ही तो मेरे ऊपर में ढोल हो रहा है, हो सकता है तुम्हारे फोन में कोई मिस्टेक है। ध्यान देना, यदि अपन बात करें ना दादूपंथी संप्रदाय की, तो 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? तो दादूपंथी संप्रदाय की कुल 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, नंबर 1 पर आती है खालसा, इंपॉर्टेंट है, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया मैंने इसको। खालसा। दूसरी है विरक्त। तीसरी शाखा का नाम है उत्तरादे। चौथी शाखा का नाम क्या है इसकी? तो खाकी। कौन सी शाखा हो जाएगी आपकी? खाकी। अरे 5वीं शाखा हो जाएगी नागा। तो दादूपंथी संप्रदाय कितनी शाखा है? नागा शाखा के संस्थापक है सुंदरदास। खाकी शाखा वह साधु जो सिर पर जटा और शरीर पर भस्म लगाकर रहते थे, वो खाकी। उत्तर की ओर चले गए रतिया हरियाणा में जाकर बनवारी दास ने पीठ स्थापित करी, तो वो हो गई उत्तरादे शाखा। और ध्यान रखना, विरक्त वह साधु जो घूमते फिरते प्रचारक होते हैं, और खालसा मुख्य पीठ के साधु। अच्छा, आपसे पूछ ले कि दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? अरे प्रधान पीठ कहाँ पर है दादूपंथी संप्रदाय की? दादूपंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है मित्रों? तो दादूपंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी आपकी नरेना। और नरेना किधर पड़ता है आपकी? तो नरेना जयपुर में पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो राजस्थान का कबीर का है वो किसके द्वारा कहा गया है? ये उत्तर आपको मैंने पूछा था। अरे खराब नहीं है भाई, आपको कैसे लग रहा है? देखो भाई, ये देखो आपके नीचे सन्नू चौधरी कह रहे सब सही चल रहा है। दादू दयाल, ओके, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर लिखे, एक तरफ उनके शहर लिखे हैं। बताओ भाई, शहर से याद आया कि आएंगे तुम्हारे शहर में तो एक कप चाय तुम्हारे हाथ की जरूर पीकर जाएंगे। अजी आएंगे तुम्हारे शहर तो एक कप चाय तुम्हारे हाथ की जरूर पीकर जाएंगे। सुना है तुम इलायची मुंह से तोड़ के डालती हो। तो बताओ फटाफट से, कौन सा शहर किस मंदिर से संबंधित है? जो भी साथी लेट आए हैं वो थोड़ा सा सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सही दिख रहा है, सही आवाज है, आप लोग ऐसे ही कर रहे हो, मुझे लग रहा है अच्छी क्वालिटी आ रही है। बेटा दिन भर तो तुम रीलें देख देख के नेट उड़ा देते हो, अब शाम को पढ़ाई के समय फिर तुम्हारे जोर आता है। हाँ, उत्तर दो जी। 312 सी, 312 मतलब, अच्छा एक ही बात है, चलो मैच करते हैं। देखो, करणी माता का मंदिर अभी अभी मैंने व्याख्या में लिखा था, बीकानेर के यहाँ देशनों का गया। मदन मोहन जी करौली गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। और संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी। तो जी हाँ, 3-1-2, और ये रहा 3-1-2 जो आपका उत्तर होना है वो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ध्यान देना। देखो भाई, करणी माता का तो हमने बात कर ली था। ये जो करणी माता का प्रमुख मंदिर है ना, ये मठ कहलाता है। मंदिर क्या कहलाता है? तो करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, मठ कहलाते हैं। मदन मोहन जी ये जो मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा आपकी, गौड़ीय संप्रदाय के ध्यान रखना।
आपकी गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। अरे गौड़ीय संप्रदाय के प्रधान पीठ आपकी मदन मोहन जी की, सॉरी गौड़ीय संप्रदाय की वो आपकी गोविंद देव जी मंदिर। संत पीपा, अरे संत पीपा का संबंध है गागरोन से। कहां से है? गागरोन से। इनकी छतरी पूछे तो भी नाम ध्यान रखना गागरोन, लेकिन इनका मूल नाम पूछे, संत पीपा का मूल नाम पीपा नहीं था भाई, इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची, और ये गागरोन के शासक थे, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। प्रताप सिंह खींची 1425 में चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, है ना। हाँ सफेद चूहे। आवाज बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा देंगे एक बार, थोड़ा सुको तो सही। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर था, ध्यान देना। गागरोन दुर्ग राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। गागरोन दुर्ग, देखिए ध्यान देना, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। और ध्यान देना मित्रों, इस शुक्र नीति के जो अनुसार है वो दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया? तो दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया। दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। तो बताओ शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांट दिया है? आपके 9 भागों में। वो कौन कौन से 9 भाग है? आओ की बात करते हैं। तो ध्यान देना, एक नंबर पर आता आपकी गिरी, फिर आता वन, एक आता आपके एरण, एक आता आपके जल, जल कोई ओदक कह सकते हो, एक आता आपके सैन्य, एक आता आपके सहाय, उसके अलावा ध्यान देना एक आता आपकी फारिक, एक आता आपके पारिद, और एक आता आपकी दानवन। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। देखिए जो पहाड़ी या पठार पर स्थित होते हैं उनको गिरी दुर्ग कहा गया है। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष समूह या संगन वृक्ष जंगल में हो, संगन भीड़ जंगल में हो, वे वन में आएंगे। वह दुर्ग जिनके जाने का मार्ग दुर्गम था वो एरण में आएंगे। और चारों ओर पानी से घिरा हुआ दुर्ग या नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग जल और हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से सैनिकों का चक्र रहता हो वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। और ध्यान देना सहाय दुर्ग सदा अनुकूल रहने वाला, राजा के साथ सैनिकों एवं सगे संबंधियों का भी निवास होता था, लिविंग पोर्ट। पारिक हम कह सकते हैं कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां हो सुरक्षा की दृष्टि से। और पारिद पूछ ले आपसे तो पारिद का मतलब हो जाएगा ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा हो। और धानवन होता है समतल जमीन पर बना हुआ दुर्ग। तो ये आपके 9 दुर्ग बातें। और आपसे पूछा है कि गागरोन दुर्ग कौन सी कैटेगरी में है? तो देखो गागरोन जल दुर्ग कैटेगरी में है। किसमें? जल दुर्ग। और अभी हमने बात करी जल का मतलब नदियों के संगम पर। तो बताओ गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है? तो ये है आपकी काली सिंध एवं आहू नदियों के संगम पर। काली सिंध एवं आहू नदियों के संगम पर। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है आपकी? तो वो गागरोन का किला। कौन सी कैटेगरी में आएगा? जल दुर्ग में आएगा। जाट रियासत भरतपुर से। राधे राधे। अगला देखिए ढोला मारू रादुआ। ढोला मारू होगा यहाँ पर, क्या होगा? ढोला मारू। ढोला मारू रादुआ राजस्थान की किस चित्रकला शाखा से संबंधित है? मतलब ढोला मारू का चित्रण सर्वाधिक कहां पर हुआ है? बहुत नोट लगा के लिखवाया था, बताइए फटाफट से क्या ही उत्तर रहने वाला है इसका, जल्दी से बताओ।
क्या होगा उत्तर? अच्छा, रीट का दामाद आ गया क्या? तो आज क्या बात है, ना? वेरी गुड, काफी दिनों से आया। रीट के बाद कहाँ चला गया? तो ससुराल चला गया दामाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखें। मारवाड़ शाखा में सर्वाधिक ढोला मारू का चित्रण, केवल इतना ही ध्यान रखना है। एक ये भी ध्यान रख लेना आपको कि सर्वाधिक प्रेम कहानियों का चित्रण कहां पर हुआ है। तो सर्वाधिक प्रेम कहानियों का चित्रण वो भी आपकी मारवाड़ शैली में हुआ है। सर्वाधिक प्रेम कहानियों का चित्रण, प्रेम कहानियों का चित्रण, तो सर्वाधिक प्रेम कहानियों का चित्रण कहां पर हुआ है आपके? तो सर्वाधिक प्रेम कहानियों का चित्रण भी मारवाड़ शैली में हुआ है। और ध्यान देना एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, कुत्ते का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कुत्ते का चित्रण, तो ये भी आपकी मारवाड़ चित्र शैली में हुआ है। बस इसके अलावा और अपन आगे मारवाड़ शैली की बात करेंगे जब करेंगे। आवाज तो बढ़ाओ, आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो तुम यारो आज? आ रही है भैया, एक कुछ ही विद्यार्थी प्रॉब्लम आ रही, बाकी सबको आ रही है। नेक्स्ट, राजस्थान की जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में केंद्रित है। भील राजस्थान में मुख्य जनजाति समूह है। जी हाँ। मीणा संख्या के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति, बिल्कुल। सांसी अधिकांशतया जयपुर जिले में पाई जाने वाली गुमंतु जनजाति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का उत्तर चुनें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न दिया है वाक्य में काबिले तारीफ कि लगभग जनजातियों का पूरा निचोड़ ले लिया है। थोड़ा प्रयास करो भाई, सुना ही कुछ कुछ, कोई विद्यार्थी मोबाइल में इश्यू आ रहा मुझे लग रहा है। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी साथी। डी, ओके। आइए देखिए बात करते ए बी सी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ए सही था, बी सही था, सी सही था। सांसी अधिकांश जयपुर जिले में नहीं है भाई। हमने आज ही ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था संडे के दिन। सांसी जो जनजाति है वो ज्यादातर भरतपुर में पाई जाती। कहाँ पर है? भरतपुर में। तो ये आपका सम्मिलित हो गया। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ये कथन सही था। तो आपके ए बी और सी कहाँ पर? ये रहा ए बी और सी। देखो कितने आजकल तुम देखो प्रश्न किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है हम लोगों को। ए बी और सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपके। तो यहाँ डी नहीं होगा। डी सांसी जनजाति भरतपुर की घुमंतु जाति नहीं है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भरतपुर में। राजस्थान में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों के कालक्रम को व्यवस्थित करें भाई। कन्हैयालाल सेठिया, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, दुर्गादास राठौड़ और अल्लाह जिलाई बाई। बताइए किसका जन्म कब हुआ है? देखो इधर, यदि अपन बात करें इनकी, तो कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ है 1919। ठीक है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ 1863। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ है आपके, वो हुआ है 1639। और अल्लाह जिलाई बाई का जन्म हुआ है 1902। अब तुम मैच कर लो कि आंसर क्या रहने वाला है। तुम मैच कर लो, आंसर क्या ही रहने वाला है। वो कह रहा है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया? दुर्गादास। उसके बाद आएगा आपके बी गौरीशंकर ओझा। उसके बाद आएगा डी अल्लाह जिलाई बाई। और उसके बाद आएगा कन्हैयालाल सेठिया। तो सी बी डी ए ये रहा।
इनकी उम्र के आधार पर देख के तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। अरे डी राइट उत्तर हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर सी बी डी ए, क्योंकि देखो सबसे पहले 1 नंबर पर ये है सबसे बड़ा, फिर 2 नंबर पर ओझा जी बड़े हो गए, उसके बाद 3 नंबर पर ये अल्लाह जिलाई बाई बड़ी हो गई, और ये देख लो तो 1 नंबर पर सी, 2 नंबर पर बी, 3 नंबर पर डी और 4 नंबर पर ए उत्तर आएगा। इनका जन्म भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत ही अच्छा, कितना बड़ा प्रश्न बनाया बनाने वाले ने। क्या कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। ए, होली के अवसर पर प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों में रमत का विशेष स्थान है, ये कह रहा है। और दूसरा, फूलजी भट्ट, गोपीप्रसन्न भट्ट, वासुदेव भट्ट ने रमत परंपरा को जीवित रखा है। अब आपको कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। क्या गजब के पैटर्न बदलाव। अब कोई कह रहा ना पर्सन नहीं आ रहा, अरे पर्सन तो यदि आपने लोक नाट्य ढंग से पढ़ लिया ना, रमत अच्छा पढ़ लिया, तमाशा अच्छा पढ़ लिया तो उत्तर हो जाएगा। बस दोनों को मिक्स करके पूछ लिया। बात तो यही है, ऐसा तो है नहीं कि आपको गुजरात की कल्चर पूछी जा रही है, बस माहौल बना रहे हो, ओले ओले यही क्या हो गया। अरे कंटेंट वही रहना है। राधे राधे भाई, राधे राधे। हाँ देखो इधर, यहां ना ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, ध्यान रख लेना। ए सही है लेकिन आर सही नहीं, क्योंकि ये फूलजी भट्ट, गोपीकृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट जो ये लोग है ना, इनका संबंध किससे है, तो इनका तमाशा लोक नाट्य से। किससे हो जाएगा? इनका संबंध तमाशा लोक नाट्य से। तो यहां पर क्या कह रहा है, ए सही है और आर गलत है। ये कहां पर है भाई? ए सही है लेकिन आर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए सही है और आर गलत है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, ध्यान रख लेना। और आगे भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो जब भी अब कोई टॉपिक पढ़ने बैठो तो इनको आधार रखो कि अच्छा भाई ऐसे भी घुमा सकता है। इसमें क्या करा, एक प्रश्न था, इसमें देखो तमाशा लोक नाट्य के कलाकारों के नाम भी याद होना चाहिए, तब पता चलेगा ये तमाशा के हैं कलाकार। दूसरा, इसने रम्मत का भी पूछ लिया, तो ये भी पता होना चाहिए कि रम्मत होली पर खेली जाती है। तो कुल मिला के एक प्रश्न इसने लगभग आपके जो लोक नाट्य का टॉपिक था ना, उसका लगभग निचोड़ खींचने का प्रयास किया। तो अब वो क्या करेगा, आगे भी जब प्रश्न बनाएगा तो हर टॉपिक को खींचने का प्रयास करेगा। और यदि टॉपिक को खींचने का प्रयास कर रहा है पेपर बनाने वाला, तो आपको भी खींच के पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, हवेली स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बचावतों की हवेली बीकानेर में, जी हाँ। पटवों की हवेली जैसलमेर में, जी हाँ। गोरीलाल बियानी की हवेली टोंक में स्थित है, ओ भाई साहब ना। सोना चांदी की हवेली झुंझुनू, बिल्कुल है। तो ये नहीं है भाई, ऑप्शन सी वाला गलती है आपकी। ये तो शायद सिक्कर में है, आपको पता है, सिक्कर में। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। वो कह रहा है सही कथनों पर विचार करो, तो सही कथनों पर तो ए, बी और डी आएगा। ए, बी, डी, ये रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए, बी, डी। ओके, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तो ये देखो भाई, इससे आपका प्रश्न क्या क्लियर रहा, बचावतों की हवेली बीकानेर, ये भी याद हो गया आपको। आपको ये भी याद हो गया पटवों की हवेली जैसलमेर है। आपको ये भी याद हो गया गोरीलाल बियानी की सिक्कर में है। और आपको ये भी याद हो गया सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में। अब स्थापत्य कला के 4 सवाल पूछ लिए वो एक ही सवाल में, तो अच्छी बात है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित दुर्गों में उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करें। सिवाना, चूरू, जूनागढ़ और गागरोन। बताओ फटाफट से कौन सा उत्तर सही होगा। हाँ जी, बताओ जल्दी से। तो देखो इधर मैं बताऊं, इसे सिवाना दुर्ग का जो निर्माण हुआ ना, वो तो 954 ईस्वी में हुआ है। चूरू का निर्माण हुआ वो 1739 ईस्वी में हुआ है।
जूनागढ़ का निर्माण है वो 1594 ईस्वी में हुआ है, 1594 ईस्वी में। और गागरोन का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है। तो कुल मिला के आपको कालक्रम पूछा तो 12वीं शताब्दी पहले आ जाएगी, सॉरी पहले सिवाना गए 9वीं में, 954 में 10वीं शताब्दी। तो देखिए सबसे पहले ए तो सब में ही है। दूसरे नंबर पर आएगा आपके डी, तो ए के बाद ये रहा डी, फिर आएगा आपके सी जी, बिल्कुल सही है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितनी गजब बात करी है। अब आप सोचो हमने क्या करा, आप कह रहे हो कि सर चेंज हो गया, आप ये से पर्सन, जब हम दुर्ग पढ़ते हैं तो मैं आपको सिवाना की जगह सिवाना का निर्माण समय लिखवाता हूँ, जूनागढ़ में जूनागढ़ का लिखवाता हूँ, आपके चूरू में चूरू का लिखवाता हूँ, सबका लिखवाया हुआ। मैंने आपको स्थापत्य कला 1.5 महीने 2 महीने पहले पढ़ाई होगी, ऑफलाइन साथियों को तो ऑनलाइन वालों की क्लास चल ही रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अब आपको चारों के निर्माण एक साथ पूछ लिए और आपने हल्ला बना दिया, एले पर्सन तो पता नहीं खटू आवे भाई रे, मान तो कौन आ रहा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, पर्सन वही नोट से आ रहे हैं, प्रश्नों का जो कलेक्शन करके मसाला बना के पूछने का तरीका चेंज किया, तो हमने भी चेंज कर लिया तरीका। चिंता कहीं करते हो, घबराने का जरूरत नहीं, ऑप्शन ऐसा ही उत्तर है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि नृत्य दशनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य, वाला नृत्य ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति 13 ताली नृत्य द्वारा बाबा रामदेव जी की महिमा का गायन करती है, और गेर नृत्य कालबेलिया जनजाति की संस्कृति को दर्शाता है। बताओ कितना प्यारा और कितना अच्छा प्रश्न है, कल्चर का पूरा चामड़ा ले रहा है आपसे, तभी तो लय संख्या कम है। ठीक, हाँ लय संख्या जब आपको आता नहीं है ना, समस्या करें क्या। ओके, जो आंसर पहले देगा उसका नाम लेंगे भाई, बिल्कुल नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। आज संडे को सब फन कर रहे हैं बेटे, शेयर करो, तुम लोग शेयर करो अपनी जिम्मेदारी से। ऑप्शन बी कोमल देव गुजर का उत्तर 1 2 3 आ रहा। देखिए बिल्कुल सही है, ये अग्नि नृत्य दशनाती का है। गेर नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है मित्रों, गेर नृत्य जो होता है वो भील जनजाति का है। कौन सी जनजाति का है, तो वो भील जनजाति का है। तो ये तो गलत हो गया, तो ए बी सी ये ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट आंसर होगा आपके यहाँ पर, ए बी सी जी। तो अब ध्यान रखना, 4 प्रश्न आपके और एक साथ क्लियर हो गए। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेला लिखा है, एक तरफ स्थान लिखा, कपिल मुनि का मेला, शीतला माता का मेला, महावीर जी का मेला और जीण माता का मेला। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, बहुत इजी प्रश्न है ये, तो सामान्य सा प्रश्न आया है। बस सब साथी उत्तर बताते रहो, संघर्ष करो भाई, संघर्ष करो। खुद की मेहनत खुद का तजुर्बा काम आएगा। कहते ना, आधे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, और सफर जो हुआ धूप का तो तजुर्बा भी हुआ, अरे वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो अपने छाँव छाँव नहीं चलना, थोड़ा तपना है अपने को। तो देखिए यहाँ पर जो आपके उत्तर आए हैं, सी कोमल सेनु एस जी, ओनली स्टडी प्रियंका मीणा जी, गुंजन आचार्य, शिमला चौधरी, ओके, डॉक्टर हुड्डा जाट, सुमन, मुकेश चौधरी जी, माही चौधरी, अंजना कुमारी, वेरी गुड, प्रियंका मीणा जी। चलिए आपका सबका उत्तर क्या है, सी। एक बार मैं सी को चेक करता हूं। 1 में 2 कपिल मुनि कोलाई, जी हाँ। 2 में 3 शीतला माता चाक्षु, जी हाँ। 3 में 4 महावीर जी चंदनपुर करौली, ओके। और डी में 1 आ जाएगा रेवासा सिक्कर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है सर जी, क्या बात है। ऑप्शन नंबर है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी था वो राइट उत्तर था आपका, ये सुमेलित हो गया। और मैंने इनके बारे में और भी आपको कुछ बताया था।
ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखना इसके उत्तर में इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा रहा हूं, देखता हूं इसके उत्तर सबसे पहले कौन देता है। हाँ नोटिफिकेशन कर देंगे कल से भाई, देख बोल देंगे उनको ना, कोई गड़बड़ी हो गई होगी। बताओ जल्दी बताओ। जी 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 जल्दी बताओ भाई। 4 देखिए, 4 1 3 2 14 में सी कोमल का उत्तर आया। देव गुजर ने 41 32 बताया है। देव गुजर वापस पुणे बी बता रहा है। सन्नू चौधरी भी बी बता रहा है। हाँ जी, 4 1 3 2 4 1 1 2 3 4 तो नहीं हो सकता, पश्चिम से पूछा है। बी बी सी वाला तुम तो गए, सी वाला देखो इधर है ना, लड़ाई ना करो, इधर आओ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर देखो पश्चिम, सबसे पश्चिम में कौन सा मंदिर है, तो देखो तन्नोट माता का 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद अपन मैप में ये देखो, ये मान लो मैप है, तो मित्रों ये मैप में ये जैसलमेर आ गया नंबर 1 पर इधर। अब इधर जाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ है अजमेर, ये अजमेर से इधर आगे की तरफ है, पूर्व की तरफ है जयपुर, तो और फिर ये अलवर। तो सीधी सी बात है 1 2 नंबर पर कौन सा आएगा, अजमेर वाला, ये पुष्कर वाला। 3 नंबर पर कौन सा आएगा, ये गलताजी वाला, और 4 नंबर पर ये भरतरी वाला। तो देखो डी ए सी बी, डी ए सी बी। ये जो मेन पेपर में एग्जाम में आया था, जिस परीक्षा में भी आया था, वहां पर प्रश्न में मिस्टेक थी, ध्यान रख लेना, इसलिए उसके आधार पर उत्तर नहीं देना है, बी बेस्ट है। ओके, हाँ यहाँ पर बी सही होगा, मैंने यहाँ पर सुधार कर दिया था। आपको लगा होगा ये ऑप्शन मैंने मिटा के हाथ से ही लिखे, तो थोड़ा टाइपिंग में इसमें लिखे हुए में फर्क भी आ रहा है, इसलिए बेटों ने कहीं ने तो माहौल बना दिया होगा, हाँ हार्ड क्वेश्चन लो। इससे हार्ड क्वेश्चन क्या ही होते हैं भाई, कल्चर पढ़नी है तो इसी प्रकार से पढ़ी जाएगी। इससे हार्ड क्वेश्चन तो फिर मैं आपको पंजाब की कल्चर ला के बता दूं, तरीका तो यही है। इतना हार्ड भी मत सोचो यारों, जो कंटेंट लिखा उसको बढ़िया ढंग से पढ़ लो। आओ इधर, निम्नलिखित में पश्चिमी राजस्थानी बोलियों का चयन करो, पश्चिम की ओर बोली जाती है। तो देखो मारवाड़ी बिल्कुल है, मेवाड़ी, जी हाँ मेवाड़ी भी आ जाएगी आपकी, वागड़ी आपके दक्षिण में आ गई। तो यहाँ पर देखो क्या है कि सिंगल उत्तर तो लिखा नहीं, तो किसी को साथ लेना पड़ेगा। लेकिन मेवाती और हाड़ौती तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्यों, देखो यदि अपन बात करें तो मेवाती तो ये इधर आ जाएगी आपकी, और ये हाड़ौती यहाँ पर, तो ये तो किसी भी हिस्से में पश्चिम नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बी सी हो सकता है, तो ये रहा ए बी सी। हालांकि यहाँ पर यदि सिंगल सिंगल ऑप्शन देता ना तो केवल सिंगल भी हो जाता, यदि सिंगल सिंगल ऑप्शन देते तो क्या हो जाता आपके, केवल पुष्कर भी हो सकता था, नहीं सॉरी केवल मारवाड़ी भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या करा कि सिंगल दिया नहीं, फिर अपने को मेवाती और हाड़ौती के बजाय किसको साथ में लेना पड़ेगा, तो उसको मेवाड़ी और वागड़ी को। क्यों, क्योंकि ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। आगे बात समझ में, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित की गई, निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल ये सिंपल, अब ये है नॉर्मल प्रश्न, तो आज के जमाने के हिसाब से कहें तो, बाकी तो सुमेलित वाले प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने भाई, बताओ जल्दी से। सेशन को भी लाइक कर दीजिए फटाफट से। ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल सही, 1958 क्या हो जाएगा आपकी, तो 1958 में इसकी आपकी स्थापना हुई है। अगला ये देखिए भाई,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अब आपको अभिकथन भरतपुर ए कह रहा है भरतपुर के निकटतम क्षेत्रों में उनकी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। और आर कह रहा है अलवर का क्षेत्र और भरतपुर का कुछ भाग मेवात के नाम से जाना जाता है और यहाँ मेवाती बोली जाती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अब बताओ क्या ए आर दोनों सही है? ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ये वाला उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना यहां पर नहीं, सी कैसे होगा भाई? वो कह रहा भरतपुर में ब्रज भाषा का प्रभाव है, इधर नीचे मेवाती भाषा की, इसका मेवाती से उससे क्या लेना देना? सही है, ये बताओ। सी होगा। वेरी गुड सुमन जाट मांडिया, सही उत्तर दिया सुमन ने, बहुत राइट। बीते एक्सप्लेन कैसे हो सकता है? वो ब्रज की बात कर रहा है कि ब्रज पर प्रभाव पड़ा है, ये इधर कह रहा है कि इनके भाग को मेवात कहते हैं, यहाँ मेवाती बोली जाती है। तो ध्यान देना ऑप्शन सी सही होगा। ए आर सही है लेकिन आर ए की सही वाक्य नहीं है। ए आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो अब जाकर आपका ये राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। गलती ना करें बिल्कुल। एस गुरु ने अच्छा उत्तर दिया, यूनिक फ्रैंकी ने भी सही उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया। राजू गुजर आर सही, हाँ जी। वाक्य सही न है, हाँ वेरी गुड, वाक्य सही ना है। तो बस यही तो अपन थोड़ी बहुत गलती कर देते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना लिखिए और एक तरफ इनकी रचनाकार लिखें। जुड़ाव, गांव, कथे किन्ने भेगो है और सौजती गेट, तेज सिंह जोधा, पारस आरोड़ा, गोवर्धन सिंह शेखावत और मणि मधुकर। अच्छा प्रश्न पूछा भाई। बताइए क्या उत्तर सही होगा इसका? बी कैसे होगा भाई? देखिए यहां पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इधर जुड़ाव आपके किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर दो, पारस अरोड़ा की। गांव की बात करें गोवर्धन सिंह शेखावत की रचना, और कतकिन वेगो जय सिंह जोधा और सौजती गेट मणि मधुकर। तो देखिए दो तीन एक चार, यही है, बिल्कुल यही 2 3 1 4। तो यहां पर क्या राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यान देना मित्रों, सोचती गेट मणि मधुकर इतना पता है, एक से तो पता है लेकिन एक से काम चल नहीं रहा है ना, करें क्या? तो 2 3 तो पता होना ही चाहिए। मित्रों ध्यान देना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एमसीक्यू, महत्वपूर्ण थ्योरी, शॉर्ट नोट्स सब धीरे धीरे आएंगे। अभी अपनी शुरुआत हुई है मैया पाठशाला पर, चिंता ना करें। धीरे धीरे समय भी आपके बढ़ा रहा हूं मैं, और एक बेहतरीन तरीके से आपको यूट्यूब के माध्यम से। और याद रखना, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का न्यू अपडेट कोर्स मैया पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन पर आज ही लॉन्च कर दिया गया, जिसकी कक्षाएं सुबह 7:15 बजे से शुरू हो चुकी है। मात्र 399 रुपए नाम मात्र शुल्क में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का जो कोर्स दिया जा रहा है। बेहतरीन नोट्स बनाना है और डीपली और प्रमाणिक पुस्तकों के लिए भटकना ना पड़े, तो उसके लिए आप मात्र 399 रुपए एक नॉर्मल खर्चे में पे करके और आप राजस्थान इतिहास कला संस्कृति को इसी प्रकार से और एक थ्योरी पैटर्न में मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 1-2 क्लास डेमो है, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपको थ्योरी क्लास में कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, किस प्रकार की चीजें आपको मिल रही है। यहाँ पर कुछ साथी ऑफलाइन के भी है मेरे, तो यदि वो आपकी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन के मोड में इतिहास और कला संस्कृति दोनों ही, तो आप मैया पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाला कोर्स परचेज कर लें और रोजाना सुबह 7:15 बजे जुड़े। उसमें पीडीएफ मिलेगी आपको,
सारी जो सुविधाएं हैं आपको, लाइव क्लास वगैरह, रिकॉर्डेड क्लास, वो सब मिलेगी। ओके। और अपन मिलेंगे रोजाना शाम को 7 बजे मैया पाठशाला के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अभी मैंने शुरुआत की है तो कुछ अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में हुए पर्सन उनको लेके आ रहा हूं, और 50 मिनट की एक महत्वपूर्ण क्लास चला रहे हैं। समय बढ़ा देंगे, क्वेश्चन बढ़ा देंगे, तरीके में और बदलाव हो जाएगा, चिंता ना करें। बस आप तो सीधी सीधी सी बात है कि रोजाना रेगुलरिटी रखना। आपको 15-20-25 दिन बाद खुद महसूस होगा कि हमें कुछ अच्छा, नया और एक विशेष तरीके से मिल रहा है। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे मैया पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय जय राजस्थान।